बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने के हवाले से फ़ैसला आ गया, जिसको कबूलियत भी हासिल है और मकबूलियत भी हासिल है। कल के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को सहूलतकारी की जिम्मेदारी देते हुए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो सदर से मुशावरत करके इलेक्शन की हतमी तारीख आज तक यानी 3 नवंबर तक वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी वफ्द ने सदर पाकिस्तान से मुलाकात की। पहले तजवीज़ जो थी, जो अदालत उज़्मा में भी दी गई थी और बाद में सदर के साथ भी डिस्कस की गई थी, वो और ख़त के अंदर भी डिस्कस की गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, वो 11 फरवरी थी। लेकिन बाद में जो नोटिफिकेशन आया वो 8 फरवरी की हतमी जो तारीख है उसका ऐलान किया गया, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट में भी पेश कर दिया गया, जमा करवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले यानी जजमेंट में अपना किरदार बतौर सहूलतकार मुतय्यन किया। क़यास आराइयों के खात्मे का हुक्मनामे में भी जिक्र हुआ। दोनों इदारों की वजह से मामले का सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने पर भी इस हुक्मनामे में जिक्र हुआ। मीडिया के किरदार का भी हुक्मनामे में जिक्र हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में यह भी वाज़े कर दिया कि तारीख सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी, बल्कि जो मुताल्लिका इदारे हैं उन्होंने ही दी है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मुल्क की जो बड़ी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया इफ़ एंड बट के साथ। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वो जमात है जो ये कह रही है कि हम तो तैयार बैठे थे, नवंबर से हमने दरख्वास्तें भी तलब करना शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि जनाब 90 रोज़ फिर 90 रोज़। हालांकि उन्हें कल थोड़े से टफ टाइम भी मिला जब उनसे कहा गया कि आप वही हैं ना जिन्होंने सीसीआई के अंदर जाकर इकरार भी किया और आपने इसके ऊपर डाइसेंट भी नहीं किया, लेकिन फिर भी 90 रोज़ की बात की जा रही है। पीटीआई ने भी इसको कबूल किया, लेकिन मशरूत कबूल किया और उनकी तोपों के जो रुख हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब रहे। ज़रा इस पर बात कर लेंगे। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं अपने पैनल। आज हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब ने, हमें आज आगा इकरार हारून साहब ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, नौशाद साहब ने स्काइप के जरिए ज्वाइन किया और सजाद साहब ने हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है। तमाम पैनलिस्ट को जी खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल डॉक्टर फारूक आदिल साहब आपसे होगा। मुल्क में 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के फैसले पर तमाम स्टेक होल्डर्स का इजहार इत्मीनान हुआ है जनाब, क्या इस फैसले से मुल्की सियासत में इस्तेहकाम आएगा? देखें, मुल्की सियासत में इस्तेहकाम तो कल आ गया था जब ये डेट आ गई सामने। अब वो 11 है या 8 है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। असल बात यह है कि कौम यकसू हो गई और इदारों को यकसू कर दिया गया। एक बड़ी अच्छी हिकमत अमली के तहत, जिसका आपने अभी जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किरदार अदा किया, तो ये तो इस्तेहकाम तो आ गया और चीज़ें यकसू हो गई, कौम यकसू हो गई। लेकिन चंद चीज़ें ज़रूर हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। नंबर 1 कि ये तय कर दिया गया कि इलेक्शन किसने कराना है, किसने तारीख देनी है, कैसे लोगों को आपने इंगेज करना है, जैसे ऐवान सदर को इंगेज किया गया। लेकिन चीज़ें दूसरी तय की गई। नंबर 1, ऐवान सदर के बारे में या सदर ममलिकत के बारे में फ़ैसले का हिस्सा बना दी गई ये बात कि उन्होंने आइन शिकनी की। कैसे? जब तहरीक अदम एतमाद आई तो उस मौके पर वो असम्बली तोड़ने का इख्तियार नहीं रखते थे। उस मरहले पर वो इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार रखते थे, तो उन्होंने इलेक्शन की तारीख उस मौके पर नहीं दी, उन्होंने असम्बली तोड़कर वो आइन शिकनी के मुर्तकब हुए। तो ये ऐवान सदर का या सदर ममलिकत का जो इस सारे क्राइसिस में किरदार था उसको वाज़े कर दिया गया। अब पीटीआई या रऊफ साहब जो मर्जी कहते रहे, वो कह रहे हैं जी 4 बार जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन तोड़ा है। तो अब ये हुआ रऊफ हसन साहब का स्टेटमेंट और अदालत का फैसला यह है कि सदर ममलिकत आइन शिकने के मुर्तकिब। अच्छा, वो 4 जगह का उन्होंने जिक्र भी किया। वो कहते हैं कि हाल ही होने वाली कौमी असम्बली की नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात नहीं कराए, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की तहलील शुदा सूबाई असम्बली के इंतखाबात कराने में नाकाम रहे और 90 रोज़ के अंदर कौमी इंतखाबात में उन्होंने ताख़ीर की। उन्होंने कहा कि जानबूझकर दानिस्ता तौर पर आइन की खिलाफ वर्जी की और ख़ुद को आइन में दर्ज सज़ा का मुस्तहिक बना दिया है। ये तो रेटरिक है ना उनकी जमात का जो उन्होंने बयान किया। हकीकत वो है जो सुप्रीम कोर्ट ने बयान की। तो एक पहलू ये है। 2 बातें या एक बात, कम अज़ कम एक बात और है जिसे बहुत ज़हन में रखना चाहिए, वो भी इसी फैसले का हिस्सा है। इस फैसले में ये कहा गया कि अब इलेक्शन में कोई शकूक व शुबहात पैदा नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम तवक्को करते हैं कि ये गाली दिए बगैर ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा।
ये बातें क्यों कही गई, इनको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, पॉइंट आ गया सर आपका जी। अच्छा अच्छा, मैं तो कहना इसकी चाह रहे हैं? वजाहत प्लीज, क्योंकि आपने वक्फा इतना लंबा दिया। नहीं नहीं, मैंने कहा शायद इसको समझने की ज़रूरत है। वो क्या है? अच्छा, आप पहले समझ लें फिर आपने बात करनी। नहीं नहीं, अब मुझे मौका तो दें यार ठीक है। बात करने का। देखिए, दुनिया की स्टडीज़ ये बताती हैं कि जब कोई रियासत के अवाम उसके सियासी निज़ाम से लाताल्लुक़ हो जाते हैं तो रफ्ता रफ्ता उनकी अपने मुल्क से ताल्लुक़ भी कमज़ोर हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में नई नस्ल सियासत के बारे में क्या राय रखती है। फिर ये देखें कि हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन किस रफ्तार से हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दुनिया की स्टडी है ये दुरुस्त बता रही है कि जब आप और वो पॉलिटिकल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम पैदा होता है, पॉलिटिकल सिस्टम में वो प्रॉब्लम पैदा होता है कि आप गाली देकर बात करें, सही। आप बेजा इल्ज़ामात लगाएं, अच्छा होता है रऊफ हसन साहब ये भी आप पॉलिटिकल एजेंडा को पसे पुश्त रख दें और शख्सियत को हाईलाइट करें, ठीक, ग्लैमराइज करें, या आप लोगों की बहू बेटियों को गाली दें, आप बिलो दी बेल्ट जाएं, ठीक है, या नेशनल एजेंडा कोई और है और आप उस पर जाली तरीके से कोई और एजेंडा मुसल्लत कर दें। सर तो जब ये चीज़ें होती हैं तो उसके नतीजे में लोग सियासत से भी लाताल्लुक होते हैं और रियासत से रफ्ता आप रफ्ता कह रहे दूर हैं होने इस फैसले ने ताल्लुक को मजीद मजबूत कर दिया। इस फैसले ने यकीनी बनाया है कि 75 बरस से ये खराबी हो रही थी, अब रियासत अंगड़ाई लेके उठ खड़ी हुई है। ठीक है। उसने यकीनी बनाने की कोशिश की है कि ये ना हो, सर, और मीडिया खराबी करता है वो भी ना करे। बात करेंगे इस पर, मीडिया में बात करेंगे। आगा साहब आपको सारे इन्वॉल्व करते हैं इसके अंदर, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों जी 90 रोज पे अड़ी हुई है, जबकि कल बात भी हुई कि जी आपने जस्टिस अतर मिनल्ला ने शायद इस बात पे उनको इस्तफसार किया था कि आप ये बताएं कि आपने उसके ऊपर कोई डायसेंट शो किया था, इख्तलाफ राय दी थी, कुछ है तो सामने लेकर आए। तो ये क्या उन्होंने पॉलिटिकल अपना स्लोगन बना दिया है कि 90 रोज में इंतखाबात नहीं हुए, होने चाहिए थे? हम तो अभी भी यही कह रहे हैं कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों अपनी ये लाइन ले रही है इसके ऊपर? देखिए, 90 रोज से मुराद ये है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 90 रोज तो फिजिकली भी गुजर चुके हुए हैं। लाइन क्यों ले रही है? लाइन इसलिए ले रही है, वो एक रेटोरिक डेवलप कर रही है कि इंतखाबात 90 रोज़ में होने चाहिए थे, इंतखाबात को 90 रोज़ में नहीं करवाया गया क्योंकि PMLN को स्पेस देनी थी और वो सारा जो प्रोसेस था, मियाँ साहब का पाकिस्तान आना, उनके केसेस, उनके बाकी मामलात, उनको मैनेज करना था, इसीलिए इंतखाबात 90 दिन में नहीं कराए गए। ये उनका रेटोरिक होगा जब वो कैंपेन में जाएंगे। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि अब मियाँ साहब आ गए तो तारीख भी आ जी, जाएगी। ये बिल्कुल वो कंप्लीटली यही होगा। उसमें जब आप उनसे ये सवाल करते हैं कि CCI की मीटिंग में तो आपने अप्रूवल दी, तो वो उसमें से इधर उधर से निकलने की कोशिश करते हैं और निकल जाते हैं, और लेकिन वो 90 रोज़ की बात करेंगे तो इनका अब ये इनका स्लोगन बन जाएगा। इससे नुकसान किसको होगा? इससे दो चीज़ों को नुकसान होगा। एक, पूरे प्रोसेस को नुकसान हो रहा है, इसीलिए तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब ने भी आज एक इंडिकेशन पे अभी से सवाल जी उठना बिल्कुल शुरू हो गए हैं प्रोसेस पे हो रहा है कि जी ये तो फैसले पहले ही हो चुके हुए हैं, और पाकिस्तान के वो अदारे जो पाकिस्तान की सियासत से कतई तौर पे दूर रहना चाहते हैं, उनको फिर आप उनको किसी ना किसी तरीके से जो उनके ऊपर सवालात उठाना चाहते हैं। इसको यानी कि कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए और डोमेस्टिक माइलेज के लिए हम फिर वही खेल खेल रहे हैं जो पहले कोई अपना यानी कि PTI खेल रही थी। अब उसमें लामहौला, जानते हुए या ना जानते हुए, आल दो बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जब मैं बात करता हूँ तो मेरी मुराद PMLN है, उससे मांगता हूँ, ये उन्होंने कहा है, क्लियर कहा। लेकिन फिर भी पार्टी ने क्या देना है हाँ, लेकिन बात ये है कमीशन ने देना। इस सारा जो आया है यानी कि कंप्लीट आप कह सकते हैं कि डिसीजन आया, इसमें यासर साहब 3 चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं। एक ये हो गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में आप इंटरप्रिटेशन ज़रूर कर सकते हैं लेकिन उसको रीराइट नहीं कर सकते हैं। अगर उसमें लिखा हुआ है दिन को तो दिन ही को पढ़ा जाएगा, ये नहीं होगा कि इसमें बादल आए हुए थे तो रात को नजर आ रहा था। इलेक्शन कमीशन की तरमीम की बात कर रहे हैं। मैं इसमें कुछ बहुत सारी बातें कर रहा हूँ, इसमें एक नहीं है, सिर्फ ये है अब हुक्मरानी होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन की होगी,
कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट डिस्कस कर सकती है, ऐसी चीज जिसमें एम्बिग्यूटी हो कॉन्स्टिट्यूशन में। नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा जाएगा, यह बात तो होगी तय। अब दूसरे पे आ जाए, जिम्मेदारी, इसको अब कहते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट। इस सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिस्ट्रेंट का सबूत दिया है आर्टिकल 6 ना लगाते हुए प्रेसिडेंट साहब के ऊपर। और वैसे लगा भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद जो बेंच बनना है वो कम से कम 5 रुकनी बेंच होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। तो ये इसीलिए इन्होंने एडवाइजरी रोल और सहूलतकारी का रोल अपना मुतय्यन कर दिया जजमेंट के अंदर भी। रिस्ट्रेंट किया है, मैं इसको सिंपल कहता हूं। और किसी भी तरह से ये मेला बहुत ही अहम मेला है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, और इस मेले की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर हम इस मेले के प्लेटफॉर्म से अपने भाइयों को थोड़ी सी कुमक दे सकें, उनकी ढारस बांध सकें, उनके गम में बराबर के शरीक हो सकें। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ फ़लस्तीन के सफ़ीर मौजूद हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि कुछ कहें। एक्सेलेंसी, इफ यू वुड लाइक टू से समथिंग, ऊपर हो जाए। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الأخ الوزير جمال شاه وزير الثقافة، كل الشكر والاحترام والتقدير على هذا الدعم الكبير الذي تقدمه باكستان في هذا الظرف الصعب الذي يمر فيه الشعب الفلسطيني، ونحن تحت القصف اليومي الشديد من قبل الاحتلال الإسرائيلي مدعوم بأنظمة غربية. هذا الوضع الصعب جدا الذي نعيشه حقيقة يعطينا قوة عندما نجد إخواننا في باكستان شعبا وحكومة وجيشا يقفون معنا، يقولون رسالة للعالم كله وللشعب الفلسطيني: أنتم لستم وحدكم، أنتم أقوى بنا ونحن فعلا أقوى بهم. كل الشكر والتقدير والاحترام لباكستان وللشعب الباكستاني الشقيق ومعالي الأخ الوزير جمال شاه. Thank you very much for all. Excellency, many thanks for helping us, for support, for solidarity, for everything. Thank you. Pakistan, Palestine, dosti zindabad. जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। सकाफत और कौमी विरसा जमाल शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सकाफत किसी भी मुल्क की पहचान होती है। पाकिस्तानी सकाफत की बेहतरी और इसे उजागर करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से भी बात की और कहा कि फ़लस्तीनी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। ये थी PTV ताज़ा तरीन। की जा सकती है या सुप्रीम कोर्ट को दोबारा रजू किया जा सकता है या जो भी किया जा सकता है। असल मकसद ये था कि इलेक्शन इंतखाबात कराए जाए, क्योंकि इंतखाबात का होना बहुत जरूरी है। जो समाअत के दौरान बार बार चीफ जस्टिस का इसरार इस बात पर नजर आया कि ये जो अवामी नुमाइंदों को असम्बलियों से दूर नहीं रखा जा सकता, चाहे वो किसी असम्बली की तहलील की सूरत में अगर किया जाए तो भी गलत है, और अगर इलेक्शन की तारीख ना दी जाए तो भी गलत है। अब जो दूसरा मामला है आपका कि जो राजा रियाज साहब, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये नॉर्मल सी कैलकुलेशन की बात थी कि इलेक्शन कमीशन ने जब एक इंडिया दिया था कि हमारे सामने ये सिचुएशन इस वक्त है कि हमें आइन के तहत हमें हल्काबंदियां करनी है, और जब पीपल्स पार्टी CCI के अंदर उसकी मंजूरी दे आई थी तो अल्टीमेटली यही तारीखें थी जो अंदाजे से बन रही थी। ज्यादा से ज्यादा जो पहली तारीख, मैं आपको एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने पहले दिन जब ये बात हुई, इलेक्शन कमीशन ने ये सारी बात खोली तो उन्होंने कह दिया 28 दिसंबर जो है ना वो 28 जनवरी बन रही है, वो मेरा ख्याल है डेट होगी, और बाद में वो डेट डिस्कशन में भी आई। उसी इंटरव्यू में राजा रियाज साहब ने मजीद भी ये कहा था कि बड़ों का फैसला भी हो गया। देखिए, बात बड़ों के फैसले की नहीं है। मैं फर्ज करें कि अगर एक चीज मुझे सामने नजर आ रही है और मैं अपने तौर पे किसी जगह कोट कर दूं, मैं अपनी समझ अकल के मुताबिक, आपको पता है ये सियासतदान जो है ना, ये बहुत सी चीजों को टो कर रहे होते हैं, और टो करते हुए ये बातें करते हैं। आपको पता है ना, एक सियासतदान हमारे यहाँ पे वो शेख चिल्ला साहब भी हैं जो कहते हैं कि मैं उनका तर्जुमान भी हूं, मैं उनके लिए सब कुछ करता हूं, और फिर जो कुछ होता है वो आपके सामने है। वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कैसे काम लिए और वो वहां कहां। मकसद कहने का ये है कि देखिए, ये जो सियासतदान होते हैं ये पल्स लेकर पल्स पे चल रहे होते हैं। ये जो रियासत की पल्स है उसको देखते हैं
और उसके मिजाज के मुताबिक मामलात को आगे चला रहे होते। तो राजा रियाज साहब ने ये जो अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा किया, ये बेसिकली वो जो एक इधर उधर डिस्कशन के बाद जो एक जनरल टेंटेटिव आइडिया है, उसका आइडिया उन्होंने दे दिया था। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज तय की गई हो। बाकी रही बात ना आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो तारीख है वो अभी ही सबको पता चली है, इससे पहले किसी पार्टी या इंडिविजुअल से, किसी फोरम से कोई तारीख बताई नहीं गई, आपके कहने का मैं नहीं समझता। आप देखिए कि मीडिया इतना वाइब्रेंट है कि अगर ऐसी कोई बात किसी कॉर्नर में हो रही होती तो उसके ऊपर शोर होगा मच चुका होता। आप जानते हैं इस बात को कि आपको एक इंटरव्यू याद है, आप उसको कोट कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि अगर कहीं पर किसी कॉर्नर में रियासत के किसी भी सतह के ऊपर कोई बात होती हो, हमारा मीडिया वो छोड़ता है? आपको पता है कि वो मीडिया के अंदर वो बात आ जाती है, चाहे वो जराए से आए, चाहे किसी तरह से भी आए, वो अनर्थ हो जाती है, बात बाहर आ जाती है। और अच्छा चले एक और जिम्मी से सवाल ले ले, फिर मैंने डॉक्टर साहब के पास भी जाना। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस तरह से तैयार नहीं है, हम नज़र आ रहा है वो नवे रोज़ की बात कर रहे हैं, बयानियाँ बनाने की बेसिक कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बात हुई। पीटीआई कह रही है कि जी हम तमाम हलकों से इलेक्शन लड़वाएंगे, वो भी उनके मामलात भी सबके सामने हैं कि जी कि हमारे बंदे अंदर हुए हैं या रुपोश हुए हैं या पार्टी छोड़ गए हैं। जो सबसे ज़्यादा मुतहरिक पार्टी नज़र आती है जिसने ये कहा है कि अब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पूरे मुल्क में भी जाएंगे और फिर दरख्वास्तें भी तलब कर ली गई हैं, उसके साथ उन्होंने अमाउंट का भी जिक्र कर दिया है। तो सबसे ज़्यादा तैयारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को आती है, जिसकी वजह से ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से ये सवाल उठा रही हैं कि इनको पता था, इसीलिए इन्होंने अपना प्लान पहले बनाया, सीसीआई में बिल्कुल लास्ट एंड के ऊपर ये मामला लेकर आए, उसको वहाँ से अप्रूव करवाया, डिलिमिटेशन हुई ताकि इनको टाइम मिल सके। ये सारा प्रोसेस आपको क्या लगता है, आपका तज्जिया इस हवाले से क्या है? देखिए, फर्ज कर लेते हैं, आपकी बात से फर्ज कर लेते हैं कि इन पार्टियों के इस मौकफ को अगर मान लिया जाए, तस्लीम कर लिया जाए, तो भी ये पार्टियां कोई बेवकूफ तो नहीं है। ये पार्टियां जो है किसी की गाइडेंस के साथ नहीं चल रही। ये इनके जो चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन हैं या सदर हैं, वो सारे क्या करते हैं? वो यकीनन इसकी नोट देते हैं तो ये आगे बात करते हैं ना। जो भी लोग इनके नुमाइंदे आकर किसी फोरम पे बैठते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी जो है उसको ये नहीं मालूम, या वो इतनी छोटी या इतनी बेवकूफाना किस्म की जमात है कि जिसको ये नहीं पता कि हमसे नून लीग अगर ये काम ले रही है तो उसका मकसद क्या है? बात ये नहीं है, बात वो है जो उसकी आधी बात जो है वो आगा इकरार हारून साहब ने बताई है कि ये बेसिकली एक नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है। और अगली आधी बात ये है कि बेसिकली चूंकि उनको ये पता है, उनको ये मालूम है कि नताइज की नौइयत क्या होगी और वो किस तरह की पोजीशन में है, वो कितने जो अपने एमएनए एमपीएस फील्ड कर सकते हैं और उनमें से कितनों की ये हैसियत या पोजीशन है कि वो जीत सकते हैं। तो उसकी बिना पे वो पहले से एक बयानिया बना रहे हैं, मंतक डेवलप कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में जब नताइज सामने आए तो वो ये कह सके जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। आप देखिए कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है असल में आप कह रहे हैं कि ये कुछ 3-4 महीने की बात की प्लानिंग हो रही है। पॉइंट आ गया सर आपका। मुझे डॉक्टर ताहिर नहीं मलिक साहब को इसमें इन्वॉल्व करना। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, क्या वाकई अब मुल्की सियासत में इस्तेहकाम आ जाएगा इस सारे मामलात के बाद, तारीख की हतमी आने के बाद, और अब जो चीज़ें हैं वो एज पर पैटर्न चलेंगी और उससे तमाम सियासी पार्टी जो है मुतमईन होंगी और हमें आगे मुल्क इस्तेहकाम की जानिब सियासी तौर पे जाता हुआ नज़र आ रहा है? मेरी ख्वाहिश और यकीनन हर पाकिस्तानी की तो यही है कि जिस जानिब आपने सवाल में इशारा किया है, और इंतखाबात इसका ज़रिया भी होते हैं कि जो इंतखाबी फ़िज़ा में मुखासमत होती है, माज़राई होती है, वो पोलिंग के डे जब ख़त्म हो जाता है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान की रवायत रही है कि नताइज पे इल्ज़ाम तराशी और बड़ी तल्ख वो रवायत है। वो अब वक्त आया है कि वो रवायात बदली जाएँ, इदारों पे एतमाद किया जाए और पार्टियाँ अपने मंशूर और वो जोश व खरोश पैदा करें, वोटर्स को मोबिलाइज़ करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और इसके ऊपर टैक्स पेयर का पैसा भी लगता है, अरबों खरबों रुपये इस पे अखराजात लगेगा जी। तो इसके लिए वो ने ये करना चाहिए कि टर्न आउट भी ज़्यादा रहे और वोटर्स को मोबिलाइज़ भी करें और पाकिस्तान को जो मसाइल दरपेश हैं, जिनकी जानिब आपने साला इशारा किया, उसका हल बाकायदा एक प्लान के तौर पर अवाम के सामने लाएँ। और डिबेट, हमारा भी मीडिया का भी ये काम बनता है जो हम कर रहे हैं कि डिबेट को मज़ीद हम तकवीयत दें जी। सिर्फ जो कंटेंट हम एक दूसरे के साथ नफ़रत और उसको पॉइंट स्कोरिंग के लिए करते हैं, उससे तो पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं, जो सियासी मसाइल हैं, जो खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक हैं और जो टेररिज्म से रिलेटेड हैं,
उनके ऊपर बाकायदा पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम पोजीशन मशहूर पे लेनी बात चाहिए, करें, ठीक है। पोजीशंस लेनी चाहिए और डिबेट हो, ताकि लोग ये देखें कि अगले 5 साल ये कंट्री किसके पास प्लान है। प्लान डॉक्टर साहब है। एक और ज़िमनी से सवाल ले लीजिएगा, इस जजमेंट के अंदर और फिर कल ऑर्डर के अंदर भी अगर हम देखें, ऑर्डर ऑफ द डे जो था उसके अंदर उन्होंने 2 ऑफिसेस को आइडेंटिफाई ज़रूर किया है, लेकिन कितनी खूबसूरती के साथ जो अदालत उज़्मा है उसने अपने आप को उन पेचीदगियों से, उन इश्यूज से निकाल बाहर करके रेजोल्यूशन की तरफ लेकर गए हैं, बजाय इसके कि वो इस चक्कर में चले जाएं कि जी सदर ने कहाँ गलत किया और चीफ इलेक्शन कमीशनर ने कहाँ गलत किया, उन्होंने आइडेंटिफाई ज़रूर किया। ये कितना इंपॉर्टेंट था? ये बहुत अहम है। मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क में जो सुप्रीम कोर्ट होती है, आला तरीन अदलिया होती है, और उसका काम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और आर्बिट्रेशन होता है। ठीक point। और उन्होंने बजाय इस माजराई को, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, हमें भी ज़रूरत है कि पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स को, पाकिस्तान के इदारों को इसी तरह की मिसालें कायम करनी चाहिए कि बहरान का एक हल नज़र आए। अब ये भी तय हो गया इसके साथ आपके कि नेक्स्ट इंतखाबात ये तो हो जाएंगे, इसकी डेट आ गई, उसका मैकेनिज़्म क्या, ये इलेक्शन कमीशन उसकी तारीख देगा, सदर ऐलान करेंगे, ये क्वेश्चन सेटल हो गए और ये अच्छा हुआ है, ये सेटल होने चाहिए थे, क्योंकि अनाओं की जंग में और इदारों की मुख्तलिफ पॉलिसियों से और हुकूमतों के ये चीज़ इबहम का शिकार हो गई थी। तो इस कठिन मरले से जब हम और हमें से निकलेंगे, भी पता लगा डॉक्टर साहब कि किसी इदारे में भी, यानी अगर देखा जाए सदर के ऑफिस में भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में भी कोई इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हमने खत लिखा था तो हम आप मुलाकात के लिए नहीं जा सकते, ये सदर ने कहा जिन्होंने तो कहा था हम मिलेंगे नहीं तो आप मिलने, तो ये एक अच्छी बेहतर है, अच्छी बेहतर रिवायत हुआ है। है। एंड और फिर इसमें मैं ये भी कहूँगा कि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो पहले, उसमें एक चीज़ बड़ी हमारे लिए एम्बेरसिंग है पाकिस्तानियों के लिए कि ये समरी गुम गई, ये वहाँ गई, इधर आई। जो बड़े ऑफिस हैं और जो हेड ऑफ स्टेट के इदारे हैं, हमारे दोस्त डॉक्टर फारूक आदिल साहब 5 साल ने, उन्होंने भी उन्हें गुजारे, जिम्मेदारी तर्जुमान के के साथ इन चीज़ों में क्लैरिटी देनी चाहिए, जिस तरह आपने सुप्रीम कोर्ट की मिसाल दी। और अब मैं ये ISPR की भी तारीफ़ करूँगा कि जो माजी में रवायत रही है, अब वो जो पॉलिसी बयान है वो चंद माह बाद देते हैं, और एक पॉलिसी जिस तरह आई है वो गैर ज़रूरी जो उलझाव है उससे हमें कौम को निकलना चाहिए ताकि आगे का रास्ता नज़र आए। उसकी हल यही है कि सियासी पार्टियाँ अब जोशो खरोश करें। मुस्लिम लीग नून ने तंजीमी सतह पे वर्क किया, मरियम नवाज़ ने, और मियाँ साहब की साबिक वज़ीर आज़म की आमद के हवाले से जो जलसा हुआ है, इसी तरह बाकी पार्टियों को भी चाहिए कि वो एक इसी जोशो खरोश का मुजाहरा करें। और फिर अगर उनकी कोई शिकायत हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो फिर मीडिया भी है, यहाँ सिविल सोसाइटी भी है, सब भी कहे, पर आप कुछ ग्राउंड पे कुछ करें, ऑब्जर्वर्स भी आएंगे यकीनन, ग्राउंड पे कुछ करें तो सही। चले, मैं इसमें एक सवाल आपके लिए बचा के रखा हुआ था सजाद साहब, ये फरमाइएगा कि आप क्योंकि सीनियर साफ़ी भी हैं, हमारे मीडिया का जो ख़ास तौर पे किरदार रहा है हिजानी कैफियत को मज़ीद बढ़ाने के अंदर, ये कि जी इलेक्शंस होंगे ही नहीं, आप भूल जाएं, ऐसे ऐसे तज्जियाकार भी माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं हमारे प्राइवेट मीडिया के अंदर भी, जो ये कहते थे कि जी आप भूल जाएं इलेक्शन कभी होंगे, आप ये तारीख ही भूल जाएं आप। तो ये किस कदर जो एक इन्वायरमेंट, एक नेगेटिव इन्वायरमेंट बना हुआ था, इसके अंदर मीडिया का किरदार कितना जो है वो बाइस्ड आई मस्ट से रहा है इसके अंदर, और जो इस जजमेंट के अंदर उन्होंने मीडिया को, उसके किरदार को, उसके रोल को मुतय्यन किया है, पैमरा को भी और अटॉर्नी जनरल को भी कहा है कि अगर कोई ऐसा काम होता है तो फिर अटॉर्नी जनरल पैमरा के ज़रिए एक्शन भी लें। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हिजानी कैफियत से बचाने में मीडिया अपना एक जिम्मेदाराना किरदार अदा करे? यासर साहब, दुरुस्त बात है कि जो सनसनी है और जो फेक न्यूज़ हैं उनको तो उनका ख़ात्मा ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है ना 50-60 साल 70 साल की, उसमें ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके साथ साथ कुछ मतलब एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंजन है जो पाकिस्तान को चलाता है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ जिसको हम फाजल आइनी चीज़ें कहते हैं वो भी मौजूद हैं, और उनकी वजह से 4-5 दफ़ा डाइवर्जन्स भी हुई हैं सियासत में। कई दफ़ा रेल पटड़ी से उतर जाती है पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी उतर जाती है। आज इसहाक डार साहब कह रहे थे कि
ये जो फेयर प्ले की बात हो रही है, हमें तो 2000 से लेकर अब तक सिर्फ एक इलेक्शन में फेयर प्ले मिल सका है। अभी आप बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो साहब की, तो शायद आपने उनकी जो 4 बजे के करीब प्रेस टॉक थी आपने वो नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि तारीख आ गई है, और उन्होंने ये भी कहा कि फेयर प्ले तो पीपल्स पार्टी को कभी मिला ही नहीं, हम हमें खामखा में उसका तकाजा करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी की बात दोहराई। अच्छा, फेयर प्ले के हवाले से ही आज जावेद लतीफ़ साहब ने एक नैयर बुखारी साहब ने भी कुछ कहा है ना जी, शायद आपको उन्हीं की आपने पार्टी से। सुनी हो। उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी जी, मैं कह रहा हूँ नैयर बुखारी साहब ने भी कुछ कहा है नहीं, ना, जो उन्होंने उन्हीं की पहले पार्टी सुन के। लेना जावेद लतीफ़ साहब ने क्या कहा कि जावेद लतीफ़ साहब, नैयर बुखारी साहब का पुराना बयान है, आज बिलावल साहब ने 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं आपको अपडेट कर रहा हूं ना, इसलिए। और दूसरी बात यह है तो कि फिर जो उन्होंने अपनी बात की तारीफ ही कर दी ना कि लतीफ़ लेवल साहब ने प्लेइंग फील्ड कहा उनको है मिली नहीं है, कि आप उनको स्पीडी कभी मिली ट्रायल नहीं करें है। इमरान खान साहब का। हाँ, तो तरदीद क्या मतलब, इसमें क्या तरदीद है? वो तो देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उन देखें जितने इस डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में जितने जख्म पीपल्स पार्टी को लगे उतने तो किसी को नहीं लगे ना, हर बंदा अपने अपने जख्म दिखाता है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जो जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है ना आज, वो एक अनोखी बात की उन्होंने कहा स्पीडी ट्रायल करें इमरान खान साहब का और उनको निकालें और इलेक्शन के हमारे सामने खड़ा करें ताकि हम उनको शिकस्त दे सकें। ये बड़ी अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। अच्छा, अभी आपने बात की प्रेसिडेंट की, तो मैं समझता हूं कि मीडिया की बात आप गोल जो कर रहे हैं, 90 उसका डेज तो के जवाब दे इलेक्शन देना। की आप मीडिया की बात कितनी कर रहे हैं, जिम्मेदारी जो होती है, सियासी जो सवाल जमातों था का मेरा। रेटरिक है, नहीं आज चीफ आ रहा हूं मैं, उस तरफ भी आ रहा हूं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आज चीफ जस्टिस साहब ने जो प्रेसिडेंट पे जिम्मेदारी फिक्स की है वो यही है, वो ये है कि आपने 90 डेज में डेट क्यों नहीं दी। अच्छा, बाकी रह गई बात, तो मीडिया तो बाज नहीं आएगा, पैमरा के जरिए मीडिया कंट्रोल नहीं हुआ, ये र्यूमर्स, ये बातें चलती रहेंगी, इनको कैसे, वो जो एक प्रेस काउंसिल बनी थी एक, और जिसमें ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन भी ऑन बोर्ड थी, अब तो वो चीजें भी खत्म हो गई हैं। मीडिया को रेगुलेट करने के लिए जो हेल्दी सिस्टम दुनिया में अपनाए गए हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, हमें उस तरह के मैनुअल अपनाने की जरूरत है। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक पॉइंट आ गया आपका जी। यकीनन नैयर बुखारी साहब की बात यहाँ पे हुई कि उनका बयान अगर पुराना है तो उन्होंने बयान अपना वापस नहीं लिया, तो ये बयान अभी भी जैसे कहते हैं इंटैक्ट है, ये वापस नहीं लिया। और आपने बिलावल साहब की बात की, उन्होंने भी किरण कैंपेन के हवाले से बात की है। मैं डॉक्टर फारूक साहब इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगा सर कि इन्वायरमेंट जो है फर्दर अगर हम फ्यूचर में देखते हैं कुछ महीने के आगे कुछ मामला जैसे चलते हैं, सियासी जमातें अब इलेक्शंस की जानिब जाते हुए नजर आएंगी या फिर वही रिटोरिक, वही नैरेटिव की जंग, वही मुखासमत, वही सिलसिला अगर सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद भी? देखें, सियासी जमातें शऊरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जा रही हैं। मसलन मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं, मंशूर कमेटी इरफान सदीकी साहब की क़यादत में कायम कर दी गई है। अच्छा, ये जो पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जिस नुक्ता नज़र का हम जिक्र कर रहे हैं, उनके इख्तलाफी नुक्ता नज़र का, वो क्या है? वो भी इलेक्शन की तरफ जाने का एक उसी प्रोसेस का हिस्सा है ना। इवन जो पीटीआई है वो भी यही कह रही है। पीटीआई के जो वकील हैं अली ज़फ़र साहब, उन्होंने कहा कि हम माजी में नहीं जाते, अब इलेक्शन की तारीख आ गई है, हम इसका वेलकम करते हैं। उन्होंने अच्छा किया माजी में ना जाके, और अगर वो बाजी में जाते तो खुद मारे जाते। तो आ गई है और ये काम हो जाएगा। अब ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि इल्ज़ामात की और वो सारे मामलात की, देखिए शऊरी तौर पर रियासत ने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए आज के फैसले के ज़रिए इसका रास्ता बंद कर दिया है। होता क्या है कि कभी इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है, इलेक्शन कमीशन में समाअत हो रही है, उसके बाद वकला बाहर निकले और उन्होंने बाहर आके इस कदर स्टेटमेंट्स दी, इस कदर बेपरखी उड़ाई कि कोई यानी यूँ समझे कि हर चीज़ धुआंधार हो गई और कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही बात है कि उन्होंने बताया कि आपको अब मुझे लगता ये है, अदालत का
अल्फाज में यूज़ कर रहा हूँ, हम तवक्को करते हैं कि अब किसी अफरा तफरी के बगैर, गाली गलोच के बगैर, किसी कशीदगी के बगैर आप ये इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट होने देंगे, ये हो जाएगा। ये क्या बात है? ये बड़ी हिस्टोरिकल बात है और ये पाकिस्तान को शऊरी तौर पर एक बालिग नज़र सियासत की तरफ ले जाने की एक कोशिश है। तो हमें उसका खैर मकदम करना चाहिए और उसे ताकतवर बनाना चाहिए। ताकतवर बनाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है जी। आप ब्रेक लेंगे, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे कुछ इलेक्शन कमीशन का जो किरदार आगे जो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है उस पर बात करेंगे, साथ रहेगा। ये इलेक्शन से पहले का माहौल है, ये बताती है कि वाकई इलेक्शन होने वाले हैं। थोड़ा बहुत शोर जो है वो ज़रूरी है, ये जमहूरियत के अंदर होता है। हर सियासी जमातों के लिए ये बात लाजिम है कि वो अपनी जद्दोजहद को पुरअमन रखें। तसलसल के साथ भी कुछ लोग यहाँ पे इक़्तिदार में रहे। बातों से ज्यादा ना मंतक के अंजाम पे जाना चाहिए कि सच और झूठ लोगों के सामने आ जाए। इंटरनेशनल इमेज जो पाकिस्तान का उस हवाले से भी चैलेंज होगा, ये इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मैंने इस किस्म का अक्रॉस द बोर्ड क्रैकडाउन हर किस्म के माफिया के खिलाफ पहले नहीं देखा। वे रियल बयानिए नहीं देखते, बिकॉज रियल चीज तो भूख है, रियल चीज तो महंगाई है। हम तो पहले भी ये कहते रहे हैं कि उन्हें आना चाहिए और इस मुल्क के अंदर उनकी जरूरत है। इस मुल्क में मार्शल आनी लगा हुआ, सहाफत भी आज़ाद है, सियासत भी आज़ाद है, अदलिया भी आज़ाद है। वेलकम बैक जी। एक तरफ तो जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी आपसी जो सियासी मामलात हैं वो चल रहे हैं, कहीं बात कुर्बत की हो रही है, कहीं बात दूरी की हो रही है, कहीं ये बात हो रही है कि जी जो फलां पार्टी है वो लाडला प्लस बनने जा रही है एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन जो एक इदारा है जिसकी ज़िम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो इलेक्शन करवाए और वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि तारीख का ऐलान कर दिया जाए, उन्होंने कहा जी हम कर देंगे, उन्होंने कर दिया। और आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जो है वो जो हमें वाज़े तौर पे नज़र आया कि ये हल हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आगे फर्दर किरदार रहेगा, ख़ास तौर पर वो पार्टी जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या इलेक्शन कमीशन उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएगा कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिले और जब इंतखाबात हो जाएं तो उसके बाद ऐसा ना हो कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, धरने, जलसे और फिर इस तरह की चीज़ें नज़र आएँ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से कि जनाब यहाँ पे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, तो इसलिए इस इंतखाबात का हम या तो इसकी शफाफियत के ऊपर सवाल उठाते हैं या कुछ और। इस पर ज़रा अपने पैनलिस्ट से बात कर लेंगे। डॉक्टर साहब आपसे सवाल होगा। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, मौजूदा मुल्की हालात में जो इलेक्शन कमीशन का अहम किरदार है, क्या इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और शफाफ इंतखाबात करवाने में कामयाब हो पाएगा? कितना बड़ा चैलेंज है इलेक्शन कमीशन? ये देखिए, ये हमेशा चैलेंज है और बड़ी जिम्मेदारी की बात है और ये उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, और निगरान हुकूमत भी एक दर्जे में उसमें शरीक है कि वो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ी वजाहत के साथ ये कह दिया कि पीटीआई इस इलेक्शन प्रोसेस में होगी, बैट इस बैलेट पेपर पर होगा, बैट का निशान। तो अब इस वजाहत के बाद ये सवाल दम तोड़ जाना चाहिए। अच्छा, अब लेवल प्लेइंग फील्ड होता क्या है, इसको ज़रूर डिफाइन कर लेना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि पाकिस्तान की हर सियासी जमात इलेक्शन में हो, उसको बराबर के मौके मिलें। सियासी जमात, नॉट हर सियासी लीडर, सियासी जमात की बात, ठीक है, सियासी जमात ही होती है, ठीक है। लेकिन सियासत और जुर्म, इसके अंदर फ़र्क मलहूज रखा जाए। अगर सियासत और जुर्म को एक दूसरे में गड़बड़ कर दिया जाएगा तो फिर कन्फ्यूजन पैदा होगा, तो सबको हक हासिल होगा। जो मौजूदा इंतज़ाम है वो बता रहा है, उससे समझ में आ रही है बात। लेकिन अगर किसी ने जुर्म किया है, अगर किसी ने पाकिस्तान की मईशत के साथ खिलवाड़ किया है, अगर किसी ने पाकिस्तान के दिफा के साथ ख़राबी पैदा की है, और अगर किसी ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है, तो ये जराइम है। इन जराइम को आप सियासत से गड़बड़ नहीं कर सकते, इन जराइम की इजाज़त नहीं होगी आपको।
देखिए 70 का इलेक्शन क्या था। 70 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी लीग मशरकी पाकिस्तान की, उन पर एतराज़ थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई शाख मशरकी पाकिस्तान में नहीं है और अवामी लीग की कोई शाख मगरबी पाकिस्तान में नहीं है, लिहाजा इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दी जाए या इनको पाबंद किया जाए कि ये अपनी तंजीमें वहाँ कायम करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसके नतीजे में पाकिस्तान का इत्तेहाद कमज़ोर हो जाएगा। फिर तारीख ने साबित किया कि पाकिस्तान का इत्तेहाद टूट गया। तो अब पहली बार 70 के बाद अब ये इंतखाब उस एतबार से इस इंतज़ाम के साथ होने जा रहा है कि कोई कमज़ोरी ना हो, आइन शिकनी ना हो रही हो, लेकिन सबको बराबर के मौके मिले ताकि कल किसी को एतराज़ करने की गुंजाइश ना हो। मैं ये समझता हूँ कि इस इंतज़ाम के साथ ये इलेक्शन होगा कि इलेक्शन के बाद कोई हंगामा खेजी ना हो सके। ठीक हो गया। इसमें आगा साहब आपको इन्वॉल्व करूँगी, ये फरमाइएगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन पे बार बार ताबड़तोड़ लफ्जी हमले किए जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो शायद बहुत ज़्यादा सहूलतकारी का काम कर रहा है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा, तो ये बताइएगा जिस जमात के हवाले से बात की जाती है कि उसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन दी जा रही है, क्या फैसिलिटेशन दी है जी इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस जमात को, उसके लीडर को, ये ज़रा तो बता दें। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन को एकदम इन्होंने क्यों टारगेट कर रहे हैं। ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसकी वजह है पाकिस्तान की जो टेस्ट हिस्ट्री है उसमें 3 किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड के खिलाफ काम होते हैं। मैं लफ्ज़ रिगिंग नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक होता है प्री इलेक्शन रिगिंग, एक होता है इलेक्शन रिगिंग, एक होता है पोस्ट इलेक्शन रिगिंग। हमने अपनी तारीख में देखा कि एक वाहिद इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ में ये तीनों हरबे इस्तेमाल करने पड़ के उसमें जो इलेक्शन कमीशन है वो सिर्फ 2 जगह पे इन्वॉल्व होता है, इलेक्शन रिगिंग में और पोस्ट इलेक्शन रिगिंग में। लेकिन पीटीआई के दफ़ा सब इस्तेमाल करने पड़ गए। इलेक्शन से 2 रात पहले तक पीएमएलएन के जो वर्कर्स थे, उनके जो इवन कैंडिडेट्स थे, उनको अरेस्ट यानी कि उनका अरेस्ट हंट जारी था 1-2 रातें पहले भी, उससे भी उनको सुकून नहीं आया। फिर इलेक्शन डे पे जो हुआ उस पर भी कोई काम नहीं हो सका, फिर उन्हें पोस्ट इलेक्शन पे जाना पड़ा और सारा का सारा सिस्टम बैठा दिया गया, आरटीएस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब तो ये वो कह रहे हैं, उनके मुंह से निकल रहा है जिन्होंने करवाया था सब कुछ, ठीक है। तो पाकिस्तान का वाहिद इलेक्शन है, मैं 88 से इलेक्शन कवर कर रहा हूं, वाहिद इलेक्शन है जिसमें तीनों हरबे इस्तेमाल किए गए। अब आजे आपके इलेक्शन की, ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है ना, उसके लिए एक बहुत अहम इलेक्शन होने जा रहा है। लिटमस टेस्ट है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो पीछे हुआ, जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूं, अगर मैं बस 2 मिनट फालतू हूं। 2002 का इलेक्शन होता है, एक साहब हम खड़े हैं वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर के बाहर, हमें पता चलता है कि वो जो एक अपना अफगान जहाज के एक जनरल थे, उनके बेटे साहब खड़े होते थे इलेक्शन में, वो इलेक्शन हार गए। हमारे पास लिस्ट आ गई कि वो 22,000 वोट से इलेक्शन हार गए हैं, और कुछ जर्नलिस्टों ने उसी वक्त उनसे फ़ोन पे बात की, जिनमें मैं भी शामिल था, और ही वॉज वेरी पोलाइट एंड वेरी ओपन माइंडेड मैन। उसने कहा जी ठीक है, मुझे पता चल गया, मुझे रिजल्ट आ गए हैं, कोई बात नहीं, इलेक्शन में हार जीत होती है। सर अगले दिन 10 बजे वो जीत चुके थे, ज्यादा अफगानिस्तान के तकाजों के तहत अगले दिन वो इलेक्शन में जीत चुके थे। फिर वो मिनिस्टर भी बने, ठीक है सर, आने दे सर। फिर वो एक और पार्टी में गए, फिर उससे एक और पार्टी में गए, फिर एक और पार्टी में गए, आखिर वो पीएमएल के भी मेंबर थे, पीएमएलएन के भी कैबिनेट के हिस्सा रहे। भाई ये है हमारे इलेक्शन की टेस्ट हिस्ट्री। अब ये इलेक्शन क्योंकि पूरी नई नस्ल पैदा हो चुकी है, और वो इलेक्शन चोरी नहीं होने देगी। मैं आपको ये बात बता रहा हूं, कोई भी ना सोचे, इंपॉर्टेंट बात, कोई ना सोचे काम वक्त में कि जी बैलेट बॉक्स को आप नहीं छेड़ सकते। ठीक हो गया। सज्जाद साहब, इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगा सर, फरमाइएगा कि जो फैसला किसी शख्स के हवाले से अदालत ने करना है, उसमें इलेक्शन कमीशन क्या रिलीफ फराहम कर सकता है कि फिर वो अदालत पे तो अगर बस नहीं चलता, वैसे चल तो जाता है लेकिन कई दफ़ा नहीं भी चलता, तो वो सारा का सारा बार जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर गिराने की कोशिश की जाती है। यानी जो केस अगर फौजदारी नौइयत का है या जिसके ऊपर इश्यूज़ हैं, जैसे 9 मई की केसेस के हवाले से, उसमें किसी ने इलेक्शन में जाना है और वो नहीं जा पाया अपनी सज़ा की वजह से, बाकी मामलात की वजह से, तो इसमें इलेक्शन कमीशन क्या करेगा?
देखें, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन यासिर साहब जैसे दुनिया में उनके पास एक ताकत होती है, पावर होती है। पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है वो थोड़ा कमज़ोर है, हमेशा से कमज़ोर रहा है और उसको ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि अगर किसी के ऊपर कानूनी कोई मामला है तो वो जब तक क्लियर नहीं होगा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उसमें इलेक्शन कमीशन का तो कोई चक्कर ही नहीं है, ना उसकी कोई इशू है। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री है ना, ये जो आगा साहब अभी कह रहे थे कि एक इलेक्शन ऐसा हुआ जिसमें प्री पोल भी हुई, इलेक्शन डे पर रिगिंग भी हुई और आखिर पे भी पोस्ट रिगिंग भी हुई। मैं आगा साहब के साथ थोड़ा सा ये ज़रूर डिफ़र करूंगा कि 3 इलेक्शन ऐसे हुए हैं जब किंग्स पार्टी बनती है, प्री पोल रिगिंग भी होती है, इलेक्शन डे वाले दिन भी होती है, इलेक्शन के बाद भी होती है। ये 1990 में IGI बनी थी तब भी हुई थी, ये 2002 में जब मुशर्रफ साहब ने किंग्स पार्टी बनाई थी तब भी हुई थी, ये जब इमरान खान साहब आए तब भी हुई थी। अच्छा, अब इस मौके की बात है, इस मौके पे डेफिनेटली सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो अपनी फाइट करेंगी और अपना एक इलेक्शन कैंपेन में जाएंगी। ये मौका PTI के चेयरमैन आते हैं या नहीं आते, PTI को बतौर पार्टी हमारे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उन पर कोई पाबंदी नहीं है, वो इलेक्शन लड़ेगी। तो उनको इलेक्शन लड़ने में या उनके उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए फेयर प्ले का कोई इस तरह का मुझे सीन अभी नज़र नहीं आ रहा कि जिसके ऊपर आप इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ करें। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। इसने अब तक जितने भी इलेक्शन करवाए हैं, खा वो ज़िमनी इलेक्शंस थे, खा जब से ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं आया। आपको याद होगा इमरान खान के दौर में मुस्लिम लीग नून जीती थी और PDM की गवर्नमेंट में PTI जीतती रही है, तो इसलिए इलेक्शंस के नताइज पे कोई नहीं। लेकिन क्विकली मैं आदल साहब के साथ थोड़ा सा डिफर करूंगा, जो उन्होंने 70 के इलेक्शन की बात की। 70 के इलेक्शन में वो सारी जमातें जो मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों जगह पे जिन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे उनको लोगों ने बुरी तरह शिकस्त दी थी। और अगर लोगों ने चुना बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान की पार्टी को और यहाँ पे पीपल्स पार्टी को, तो कसूर अवाम का था, पॉलिटिकल पार्टियों का नहीं था, वरना जमात इस्लामी के सारे कैंडिडेट जीत जाते बांग्लादेश से भी और यहाँ से भी। तो अपनी सियासी शिकस्त किसी भी सियासी जमात की या किसी भी पॉइंट आ गया मुझे डॉक्टर साहब को सिस्टम के ऊपर डॉक्टर साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर मैंने निशात साहब को इन्वॉल्व करना जल्दी। डॉक्टर साहब देखें, इसमें तो कोई शुबा नहीं कि अवामी लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने अपने मुल्क के दोनों हिस्सों में, मगरबी में भी और मशरकी में भी, ये मकबूल तरीन पार्टियाँ थीं। खदशा क्या था? खदशा ये था कि ये सूबों की मकबूल पार्टियां अगर इनको वोट मिल गया तो इससे इत्तेहाद कमजोर होगा, तो इत्तेहाद कमजोर हुआ। बिल्कुल ठीक पॉइंट आ गया जी। नौशाद साहब, सर आपको इन्वॉल्व करूंगा इसके अंदर। ये फरमाइएगा कि 27 सितंबर को जो लिस्ट आया हुई उसके मुताबिक कोई इलेक्शन कमीशन के पास कोई 1300 से ज़ायद जो है एतराज़ात मौसूल हुए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे मेरे ख्याल हमें डिस्कस करना चाहिए। तो अगर ये एतराज़ात हल ना हुए और ये एतराज़ात का मामला अदालतों में चला गया तो फिर ये तारीख के हवाले से किसी किस्म का कोई इब्हाम दोबारा से पैदा होने की कोई इस तरह की कोई चांस तो नहीं पैदा होता? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अब इसके बाद कोई गुंजाइश है कि किसी किस्म का कोई इब्हाम पैदा हो सकता है या वो उसकी तारीख में कोई तब्दीली आ सकती है। अब ये जो 1300 एतराज़ात हैं, यकीनन ये कहीं ना कहीं ये सेटल जरूर हो जाएंगे, चाहे अदालत में ही जाके क्यों ना सेटल हो, लेकिन ये हो जाएंगे। क्योंकि एक तरह से जब कोई सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे देती है तो एक तो तमाम लोग इसके पाबंद होते हैं, दूसरा ये है कि एक जनरली पब्लिक को ये बात समझ में आ जाती है कि इस वक्त एक डायरेक्शन क्या है। जब डायरेक्शन सामने आ जाती है तो इदारे भी उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देते हैं और उनको पता होता है कि अब इस सूरत के अंदर अब ये गुंजाइश नहीं है कि इसको डिले किया जाए या इससे आगे बढ़ा जाए। अभी दो बातें सर जल्दी क्विक कीजिएगा जरा, टाइम कम रह गया। कोई बात कर देता हूं, जरूरी इंपॉर्टेंट ये है, आज एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इलेक्शन कमीशन को भी मजबूत किया है। वो मीडिया की हद तक किया है, लेकिन मेरे ख्याल से ये लेवल प्लेइंग फील्ड जैसी बातें करना या इलेक्शन से पहले इलेक्शन के ऊपर आर्गुमेंट को डेवलप करने वालों के लिए भी इलेक्शन कमीशन को सख्ती से निपटना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और उनसे क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए कि आप किस बिहाफ पे बात कर रहे हैं, ताकि वो कल को इस रेटरिक के या इस बयानिए की बुनियाद पे वो आने वाले जो मामलात हैं उनको खराब ना कर सके। और दूसरा जो उसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है
कि देखिए हमने ये देखा था, ये 70 के इलेक्शन की बात हो या कल के इलेक्शन की बात हो, असल मामला ये है कि ये अवाम कभी किसी सूरत में कोई गलत फैसला नहीं करते। अवाम हमेशा अपने नुमाइंदों को वोट देते हैं। अगर वो शफाफ तरीके से वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उनके नुमाइंदे असम्बलियों में आ जाते हैं। ठीक है सर, पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया। आगा साहब जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। नहीं, मैं बिल्कुल मैं नौशाद साहब को पूरी सपोर्ट करता हूं कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए एक मॉनिटरिंग सेल बनाए, और जहां पे रात को बैठ के प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एक नेगेटिविटी डालते हैं कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिए जाए। पॉइंट आ गया। ताहिर साहब मैं क्विकली सर ये बताइएगा, आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शंस की बात इलेक्शन कमिश्नर भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, ये होते हुए नजर आना कितनी ज़रूरी है? सर प्रूफ लाइज इन द पुडिंग, और मैं समझता हूँ कि एक जो उसका हिस्सा है कि जो वोटर लिस्टें हैं, वोटर लिस्टों के अंदर ऐसे जो गलत इंदराज थे वो सारे निकल गए हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, और पिछली दफ़ा भी SMS के ज़रिए लोगों को पोलिंग बूथ के चला गया। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी की मदद से हम मज़ीद रिफॉर्म्स हैं वो करने चाहिए। ये हैरत की बात है कि RTS पिछली दफ़ा जो बैठा तो उस वक्त तमाम पार्टियों ने तब ये कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, और वो तहकीकात नहीं हो सकें। और दूसरी बात ये है कि मुझे तो फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम जैसी शख्सियात की कमी महसूस होती है। इस करैक्टर के लोग हमारी सोसाइटी में कितने हैं कि जब वो देखें कि ये प्रोसेस शफाफ नहीं रहा तो वो नौकरी से ना चिमटे रहें, रिज़ाइन कर दें। तो इसके लिए हमें एक प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। आई हैव टू वाइंड अप जी। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम पैनलिस्ट का। आज के दोनों मौज़ूआत को बड़े ज़बरदस्त से आपने समेटा है। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने